हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा एडीओ का पेपर बहुत नजदीक है। तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, किस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कि किस तरह से आपको पेपर में लिखना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, इस बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान में लेकर चलना है डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी के लिए। तो सबसे पहला और सबसे जो बेसिक पॉइंट होता है, जैसा कि सब कहते हैं कि सबसे पहले तैयारी अगर करनी है तो सिलेबस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी होती है। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं ना, तो सिलेबस में दो चीजें आपके बहुत काम आती हैं जब हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करते हैं। एक बार अगर आपको सिलेबस पता चल गया कि सिलेबस क्या क्या है, उसके बाद में आपने थॉरली देख लिया कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कौन से दो चीजों के ऊपर आपको काम करना है। पहली चीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग, कि आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना है और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्या हमारे पास में चीज है, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, आपके पास में जो टेक्निकल लैंग्वेज है या टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेपर या क्वेश्चन कोई भी आपसे जब पूछा जाता है तो वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको काफी स्ट्रांग बनाना है और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझना है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हमें दो तरीके से समझना है। दो तरीके क्या हैं? एक है जनरल कॉन्सेप्ट, कि इन जनरल ये कॉन्सेप्ट कैसा है और क्या क्या इस कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी है। और दूसरा हमें क्या करना है, इसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है उसके बारे में समझना है कि प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फील्ड में इस कॉन्सेप्ट का क्या रोल है, या कोई बहुत ही अगर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है एग्रीकल्चर की, अगर किसी टेक्निक का वहां पे यूज हुआ है तो वो टेक्निक कैसे यूज की गई है। आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं या कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपकी क्रॉप इंप्रूवमेंट में जैसे यूज की गई हैं, किस तरह से यूज की गई हैं। या फिर कोई अगर कॉन्सेप्ट है जो आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, सिलेबस में पढ़ रहे हो, उसका क्या रेलेवेंस है या फिर उसका क्या रेफरेंस है, क्यों आप उसको पढ़ रहे हो और किस किस तरीके से आप उसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज कर सकते हो। तो आप जब भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एक तो आप जनरल तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्या है, किस तरह का टॉपिक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सबसे मेन है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और दूसरा कि अगर आपको कोई पूछे कि इस कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे लाएंगे, या कोई पर्टिकुलर अगर कोई टेक्निक है उसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है, किस तरह से यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि जब मैं पढ़ाई करूंगा, सिलेबस मैंने देख लिया है, तो मुझे सिर्फ जो टॉपिक सामने दिया गया है वही टॉपिक नहीं पढ़ना है, मुझे उसका पूरा बेस पता होना चाहिए, उसका फ्यूचर भी पता होना चाहिए कि आगे जाके उसको मैं किस तरह से कहाँ पे यूज कर सकता हूँ और कैसे कैसे वो पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है उसकी आगे होगी। तो सबसे मेन चीज ये है। दूसरा मैंने कहा कि आपको काम करना पड़ेगा किसके ऊपर, अपनी टेक्निकल लैंग्वेज के ऊपर। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज की बात करते हैं, आपको पता है पेपर में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कम से कम शब्दों के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। तो ये जो कम से कम शब्द है ना, कोशिश करिए कि ये कम से कम शब्द आपके वैल्यूएबल हों, यानी कि जो आपने लिखा है वो आपको सबको पता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको चीजें आती हैं, लेकिन उन चीजों को एक्सप्रेस करना कम से कम वर्ड्स में, यही सबसे बड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर में आर्ट है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने समझा है ना, आप कोशिश करिए कि आप उसको कम से कम वर्ड्स में बेस्ट एक्सप्लेनेशन दीजिए। आगे बात करते हैं, अगर अदर चीजों की हम बात करें, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है।
पहला कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो उसके ऐसे टाइप नोट्स बनाइए या शॉर्ट टाइप नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट से क्या होगा कि आप जिस चीज को कंसाइज मैनर में एक बार लिख लेंगे, अगर पेपर में वो चीज आपसे पूछी जाती है, ऑलरेडी आपके पास नोट्स बने हुए होंगे, तो आपको जल्दी चीजें रिकॉल होंगी पेपर में कि मुझे क्या लिखना है। एक लैंग्वेज, एक फॉर्मेट आपके पास में बना हुआ होगा। दूसरा कि जो वर्ड लिमिट है ना, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपकी वर्ड लिमिट होती है, कहीं पे 150 होती है, कहीं पे 200 होती है, कहीं पे 250 होती है। तो कोशिश करिए कि हर एक की जो वर्ड लिमिट है आप स्टार्टिंग से थोड़ी कम कम रखिए। अगर पेपर में जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे जाके आप आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं, और रिवीजन के लिए भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी टेक्निक। देन अगर हम बात करते हैं कि हमें जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर लिखना है, 2 से 3 घंटे के अंदर आपको प्रिसाइजली नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो जो स्पीड है वो भी बहुत मैटर करने वाली है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेज के बाद में क्या करना होता है, रिटन प्रैक्टिस को छोड़ दिया होता है। तो अगर एकदम से लिखने लगोगे ना, तो वो स्पीड, वो एक्यूरेसी नहीं बन पाएगी, बहुत सारी गलतियां भी होंगी, हो सकता है। तो अभी से उस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अभी से ही ट्राई करिए कि 1-2 घंटे में आप कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में लिखते रहिए। शुरू करिए 1 क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से, 3 क्वेश्चन से, और एक मोमेंटम में आप लोग आ जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, शुरू से ही आपको प्रैक्टिस करना है। अब अगर आप बात करते हैं कि आपको हरियाणा का एडीओ एग्जाम देना है, तो आप सबने जो टॉपिक्स है उनको देख लिया होगा, लिस्ट को देख लिया होगा, पेपर का सिलेबस देख लिया होगा। तो जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, उनको बिल्कुल स्ट्रांग रखिए। जैसे कि आपने देखा होगा वहां पे एग्रोनॉमी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन का पूरा पार्ट दिया गया है, सॉइल साइंस वहां पे दिया गया है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, वीड साइंस है, प्लांट फिजियो है, सीड साइंस है, एक्सटेंशन है, फूड टेक्नोलॉजी है। तो जो अपना कोर सब्जेक्ट्स है ना, कोर सब्जेक्ट्स को बिल्कुल स्ट्रांग बनाइए शुरू में, ताकि उससे रिलेटेड जो भी मेजर टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। देन जो राइटिंग प्रैक्टिस का मैंने आपको बोला, अब राइटिंग प्रैक्टिस आपको किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपने टॉपिक को जान लिया, टॉपिक को समझ लिया, अब आप उस टॉपिक को कंसाइज मैनर में लिखें। कैसे लिखोगे? एक तो फोकस करना है आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर, देन उसकी मेन बॉडी, और देन कंक्लूजन देना है। अब इसके लिए आप किस तरह से करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया कि कोई इंपॉर्टेंट डिजीज है, उसके बारे में आपको पूछा गया है। जैसे मान लो आपको बोला गया कि राइस में कौन कौन से डिसीजेज आते हैं, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि राइस जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिस भी जगह की है, कौन कौन सी इसमें फंगल, बैक्टीरियल या वायरल डिजीज है, बहुत सारी इसमें आती हैं, कुछ डिजीजेज आपके निमेटोड की वजह से भी होती हैं, और देन उसके बाद में आपने लिख दिया कि कौन सी डिजीज से आपके सबसे ज्यादा लॉसेज होते हैं, और उसके बाद में जो मेन बॉडी है उसमें कौन फंगस उसको कॉज कर रहा है, कैसे सिम्टम है, कौन सी डिजीज में, ये सारा आपने लिख दिया। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं, 1 से 2 लाइंस के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक को आप सम अप कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं ना, उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन बनाने की कोशिश करिए, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ में लेके चलिए। उससे आपको काफी मदद मिलेगी आंसर्स को लिखने में और आंसर्स को प्रैक्टिस करने में। देन डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स आपके माइंड मैप्स की तरह काम करते हैं, कि एक बार आपने किसी चीज को देख लिया तो वो आपकी विजुअल मेमोरी में स्टोर हो जाता है। देखी हुई चीज हम कहते हैं ना ज्यादा याद रहती है। तो अगर आप एक बार किसी चीज को फ्लो चार्ट्स की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से पढ़ोगे, तो वो चीजें आपको भूलती इतनी इजीली नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे आईपीएम का है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आप देखेंगे कल्चरल कंट्रोल दिया है, मैकेनिकल दिया है, बायोलॉजिकल दिया है, एंड उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको मैंने शॉर्ट शॉर्ट जो फॉर्म है उसमें लिख दिया है। तो मान लीजिए अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप सबसे पहले आईपीएम की डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या इसकी जरूरत थी, किसने दिया था, वो दे सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से मेथड्स इसमें आते हैं वो दे सकते हैं, मेथड्स के अंदर कौन कौन से और मेथड्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। तो आराम से जो आपका क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपने इस तरह से एक माइंड मैप बना के रखा होगा ना, तो चीजों को लिखना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। एक और एडिशनल टिप, जब आप पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को, उसके साइड में कीवर्ड्स लिख लीजिए। कीवर्ड्स अगर आप कहीं पे ऐसे माइंड मैप्स या ऐसे टेबल्स नहीं बना पा रहे, तो कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिए, ताकि अगर पेपर में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वहां पे आए, तो आपको अगर वो कीवर्ड्स याद आएंगे तो आराम से आप उस लैंग्वेज को आराम से लिख पाएंगे और उस क्वेश्चन को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे।
जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स या स्टैंडर्ड नोट्स को ही आप रिवाइज करिए और स्टैंडर्ड रेफरेंसेस को ही आप फॉलो करिए इस टाइम पे। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स, जैसा मैंने आपको कहा, शॉर्ट नोट्स बताइए ताकि एंड टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे आपको चीजें इजी हो जाएं, आपको दोबारा से पूरी पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। जो भी लिखोगे सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर लैंग्वेज में लिखिए। कुछ भी रिसर्च पेपर की तरह सब कुछ पूरा पूरा मत लिखिए, बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको, आपको कंसाइज मैनर में चलना है। इस रिसर्च पेपर का मतलब है कि आपको यहाँ पे कंसाइज मैनर में चलना है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी फैक्ट्स है, डेटा है, स्कीम्स हैं, अगर आपको कहीं का पता है तो वो आप नंबर्स, वो वैल्यूज डाल सकते हैं ताकि आपका डेटा जो है वो ऑथेंटिक दिखे। अगर आपको पता है तभी नंबर्स को आप फॉलो करिए। देन जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। जो आपका टाइम है उसको आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन में आपने पूरा का पूरा टाइम निकाल दिया, आपको हर एक क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द वेटेज इक्वल टाइम देना चाहिए। तो वो जो प्रैक्टिस है वो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। रोज कोशिश करिए कि जो आपके 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करिए। अगर शुरू में आपको डिफिकल्ट होता है, एक क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन लिखिए, 3 क्वेश्चन लिखिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आपकी क्या होगी, इंप्रूव होगी। दूसरा, जो अपना लैंग्वेज है, लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड रखिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनका यूज करिए, सिंपल लैंग्वेज लिखिए लेकिन फॉर्मल इंग्लिश रखिए। जो आपके सेंटेंस हैं उसको शॉर्ट रखिए और बहुत ही क्लियर रखिए। इसके अलावा जहां पे आप बुलेट्स देना चाहते हो या नंबरिंग करना चाहते हो वहां पे आप नंबरिंग कर सकते हो, बुलेट्स लिख सकते हो। और उसके बाद में जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा वहां पे आप आराम से, अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो उस क्वेश्चन को आराम से डिस्क्रिप्टिव वे में आप लिख सकते हो और अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स थे एंड ट्रिक्स थे कि आप कैसे, किस तरह से, क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि आप स्टैंडर्ड नोट्स को या फिर स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करिए, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड नोट्स को फॉलो करते हैं या स्टैंडर्ड बुक्स को आप फॉलो करते हैं उससे आपको हेल्प मिलती है लैंग्वेज को समझने में और लैंग्वेज को लिखने में। जैसा पढ़ोगे वैसा ही तो लिखोगे ना, क्योंकि वही चीजें याद आती हैं। और ट्राई करिए अपने जो आपके हैंडमेड शॉर्ट नोट्स हैं उसको बनाने की, ताकि आपके लिए चीजें आगे बेटर हो और आगे इजी हों। ऐसी ही अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी अगली वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।